दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? दोस्तों हम लोग हिंदी सीरीज में इस समय संधि का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है विसर्ग संधि। हम लोग इसमें जानेंगे विसर्ग क्या है, विसर्ग संधि क्या है और विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियम क्या हैं और हिंदी में विसर्ग की क्या उपयोगिता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में होता है। संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है विश्व की बात कर रहा हूं, किसी भी भाषा में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां पे विसर्ग का प्रयोग बहुत अत्यधिक होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा संस्कृत से ही बनी है, इसलिए हिंदी का संस्कृत में बहुत अधिक प्रभाव है। उसी प्रभाव के कारण कुछ शब्द मैंने लिख रखे हैं, जैसे मनः, तेजा, आयु, हरि। तो इसमें क्या है, विसर्ग के रूप में इनको हिंदी में प्रयोग किया गया है। इनका क्रमशः होगा मन, तेज, आयु, हरि। ठीक है, लेकिन ये हिंदी में ऐसे ही ले लिए गए हैं। ठीक, आप समझ रहे हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप रटने के लिए आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो मत लीजिए। यहाँ पे आपको चीजें समझाई जाएंगी, सिर्फ रटने वाले लोगों के लिए ये क्लास नहीं है। ठीक है, आपको रटना हो, सिर्फ नियम याद करना हो तो आप और कहीं से भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझना है, हिंदी आपको बेसिक से समझनी, बेसिक से हाई लेवल तक, यानी कि अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता हो, कोई भी नियम नहीं पता हो, फिर भी आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो फिर आप जीरो से हीरो बनने के काबिल हो जाते हैं। आप एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो टीईटी का एग्जाम हो या लेखपाल, पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पे आप हिंदी में सबसे अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये विसर्ग चिन्ह है, इसे विसर्ग चिन्ह कहते हैं। जब मैं आपको हिंदी वर्णमाला की क्लास लूंगा तो वहां पे और चीजों को अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल मैं बता दूं कि इसे कहते हैं विसर्ग चिन्ह। किसको? ये। ठीक, और एक और है, इसे कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अंक की बिंदी होती। ठीक, तो ये दोनों चीजें मैं आपको हिंदी वर्णमाला वाले चैप्टर में क्लियर करूंगा। मैं आपको संधि के बाद समास और फिर हिंदी वर्णमाला में ही आ रहा हूं, जहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जैसे आप विसर्ग संधि पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ लोगों ने पिछले वीडियो में हमसे पूछा है कि यहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संधि में आपको एक औसत बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि ये 3 प्रकार की होती है। देख लीजिए कहां से कितना आता है। ये हो गया स्वर संधि, ये हो गया व्यंजन संधि। ठीक, और ये आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि। तो आप ये मान के चलिए कि यहां से 70% प्रश्न आते हैं। अगर आप संधि तैयार कर रहे हैं तो स्वर संधि पढ़ लीजिए, 70% क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। और एग्जामिनर यहां से 15% देता है, यहां से भी 15% ही देता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप स्वर संधि वाला मेरा वीडियो देख लेते हैं, वहां पे चीजों को रटाया नहीं गया है, सिर्फ समझाया गया है। जिसने देखा है वही बता रहा है इस समय कि सर बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये 70%, बाकी 15% यानी कि अगर ये मान लीजिए संधि से 8 से 10 प्रश्न आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो कम से कम 6 प्रश्न या 7 प्रश्न स्वर से आएंगे और 1 से 2 यहां से, 1 से 2 यहां से। ठीक, समझ गए आप? तो विसर्ग संधि हम लोग देखेंगे, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, जैसे विसर्ग, ये क्या है? विसर्ग, इसके साथ या तो कोई स्वर आएगा, ठीक, या फिर कोई व्यंजन आएगा। समझ रहे हैं आप कि विसर्ग के साथ कोई स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, तो उसके संयोग से कौन जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही कहेंगे आप विसर्ग संधि। ठीक, आशा है आपको परिभाषा समझ आ गई होगी। उदाहरण से मैंने आपको बताया, और ये नियम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, नियम आगे समझाता हूं। लेकिन आप फिलहाल देख लीजिए परिभाषा समझने के लिए। ये हो गया विसर्ग। आपको जैसे मैंने आपको व्यंजन में बताया था, व्यंजन संधि में, कि व्यंजन संधि
पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो हलंत के साथ होगा। ठीक वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग चिन्ह आता है। अगर विसर्ग चिन्ह आ गया तो आप जान लीजिए कि वो विसर्ग संधि की बात कर रहा है। फिर आपके माइंड में विसर्ग संधि के नियम स्ट्राइक करने चाहिए। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण हलंत के साथ हो तो वो व्यंजन संधि होगा। मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि बहुत अच्छे समझाया है, वहां पे सिर्फ समझाया ही गया है, रटाया कुछ नहीं गया है, इसलिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप चाहे लेखपाल का पेपर दे रहे हो या टीटी का दे रहे हो या दरोगा का दे रहे हो, कम से कम 5 से 8 प्रश्न आप संधि से मान के चलिए, तो आपको संधि बहुत अच्छे से क्लियर करना है। हिंदी की जान है संधि। आप ये मान लीजिए यदि किसी भी एग्जाम में हिंदी आती है तो वहां पे संधि से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया विसर्ग संधि। और मैंने कुछ उदाहरण बताए कि इनका हूबहू प्रयोग हिंदी में किया जाने लगा है। ठीक है, अब देखते हैं इनके नियम। चलिए पहला नियम देख लेते हैं। यदि विसर्ग के साथ स या स आए तो वह क्रमशः स या स में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे लोप नहीं हो रहा है, यानी कि मर्ज नहीं होगा। ये दोनों मर्ज नहीं होंगे। विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा? स, आधा सा। आपको समझाते हैं जैसे नी। ठीक है, अब कह रहा है कि विसर्ग के आगे यदि सा या सा है तो कौन सा आ रहा है? सा आ रहा है, तो वह क्रमशः आधे स में बदल जाएगा। तो ये विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? सा। और इसको ऐसे ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? निशंक। ठीक, ऐसे विसर्ग की जगह अब यहाँ पे क्या होगा? फिर से सा आ रहा है तो विसर्ग की जगह आधा सा लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे मर्ज नहीं हो रहा है। स्वर संधि की तरीके मर्ज नहीं होगा, यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर यानी कि रिप्लेस हो रहा है। क्या होगा? दुस। ठीक है, ये दोनों हो गए, ये भी हो गया और विसर्ग की जगह क्या आ गया? स, आधा सा आ गया। ठीक, दुशासन। समझ रहे हैं आप? ये वाला आप खुद करिए, जैसे नी। ठीक, और विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? ये वाला सा है तो ये खुद में आधा हो जाएगा विसर्ग की जगह पर, निस्संदेह। तो ये नियम आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि विसर्ग के साथ अगर सा या सा है तो वो खुद में विसर्ग की जगह आधा हो जाता है। यानी कि अगर ये सा आएगा तो इसके आगे आधा सा लगा देंगे विसर्ग की जगह। अगर ये वाला सा आएगा तो इसके आगे भी इसका आधा विसर्ग की जगह पे लगा देंगे। ऐसे ही अगला नियम देख लेते हैं। तो ये आपको याद नहीं करना पड़ा, ये आपको ऐसे ही याद हो गया। ठीक, इसको रटना नहीं पड़ा आपको। अगला देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, ठीक, ये विसर्ग हो गया, इसके पहले ई हो या ऊ हो और बाद में रा आए। ठीक, ई आ गया और बाद में रा भी आ गया, और आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये लोप हो गया और ई तथा उ दीर्घ ई और उ में बदल जाएगा। ठीक, आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। यहाँ पे समझाना है, रटाना नहीं। नियम रटने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझिए क्या होगा। कह रहा है कि ई तथा उ दीर्घ ई तथा उ में बदल जाएगा यदि विसर्ग के पहले क्या है? ये। ठीक, और यहाँ पे क्या है? छोटी ई। तो कह रहा है कि अगर विसर्ग के पहले छोटी ई है और विसर्ग के बाद र आए, यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद क्या है? र आए और विसर्ग के पहले क्या है? ई या ऊ आए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि विसर्ग के पहले ई आया और विसर्ग के बाद क्या आया? र आया। तो क्या होगा? दीर्घ ई तथा ऊ में बदल जाएगा। तो इसको बदल दीजिए, ये छोटा ई किस में बदलेगा? दीर्घ ई में बदल दिया और ऐसे ही हो जाएगा। ये इसको ऐसे ही लिख दीजिए तो क्या हो गया? नी धन रव। तो इससे क्या बन जाएगा? नीरव। इस नियम के अनुसार अगला नियम देख लेते हैं। इसमें भी क्या है? विसर्ग के पहले छोटी ही है, विसर्ग के पहले यहाँ पे छोटी ही है और रा आया है विसर्ग के बाद। तो ये नियम क्या कहता है कि उस छोटी ई को हम बड़ी ई में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? निरोग। यहाँ पे छोटी ई नहीं रहेगी, निरोग नहीं लिखेंगे, निरोग लिखेंगे। ये आपको नोटिस करना है क्योंकि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यदि आप यहाँ पे गड़बड़ करेंगे
तो समझ लीजिए विसर्ग संधि आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। सिर्फ नियम रटेंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, निरोग, निरोग, तब आप डाउट में आ जाएंगे, आप निरोग कर देंगे। करना क्या है, निरोग करना है। ठीक, इसको अच्छे समझ लीजिए। ऐसे ही नी धन रस छोटी और विसर्ग के बाद र आया है तो क्या हो जाएगा, नीरस। तो आपको ये वाला नियम और ये वाला नियम, यानी कि विसर्ग के आगे अगर सा या सा है तो वह क्रमशः आधा हलंत वाला सा और हलंत वाला सा में बदल जाता है। ठीक, चेंज होता है, ना कि लोप होता है। यहाँ पे लोप हो जाएगा। क्या, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में रा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई तथा ऊ दीर्घ ई तथा ऊ में बदल जाएगा। ठीक, तो छोटा ई आया है और विसर्ग के पहले ई और बाद में रा आया, इसलिए क्या हुआ, बड़ी ई में बदल गया दीर्घ, दीर्घ ई में बदल गया। और छोटी ई को क्या बोलते हैं व्याकरण की भाषा में, आपको बताया था, हस्व, हस्व स्वर बोलते हैं। ठीक, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऊ वाला उदाहरण आपको मेरी क्लास नोट्स में मिलेगा। आप मेरी क्लास नोट्स का इंतजार करिए, आपको टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और पूरी संधि का, आपको पूरी संधि का क्लास नोट्स मिलेगा। आप वहां से, यहाँ पे जैसे मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं तो वहां पे मैं 5 लिखूंगा, कोई भी छूटेगा नहीं। जैसे यहाँ ऊ वाला छूट गया ना तो ऊ वाला मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं नियम। चलिए देख लेते हैं अगला तीसरा नियम। विसर्ग के बाद चा छा है या टा था है या ता था है तो विसर्ग क्रमशः स में बदल जाएगा। यानी कि अगर विसर्ग के बाद चा रहा है, छा रहा है तो वो किस में बदलेगा, सा में। टा ठा आएगा तो ये वाले सा में, और ता था आएगा तो फिर सा में बदलेगा। यानी कि विसर्ग बदल रहा है। पहली बात आप जान लीजिए, यहाँ पे ता नहीं बदल रहा है, चा नहीं बदलेगा, विसर्ग बदल जाएगा। विसर्ग की जगह, विसर्ग के बाद अगर ता आएगा तो ये ता, विसर्ग के बाद अगर ता आएगा तो विसर्ग स में बदल जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर विसर्ग के बाद चा आया तो ये विसर्ग स में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद अगर छा आया तो ये विसर्ग स में बदल जाएगा। ठीक, हलन के साथ, यानी कि आधे स में। विसर्ग के बाद यहाँ पे टा आया है तो ये विसर्ग स में बदल जाएगा, आधे। ठीक, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, आपको समझा देता हूं कि विसर्ग के बाद यहाँ पे क्या आया है, ता। यहाँ पे नियम आप समझने की कोशिश करिए। विसर्ग के बाद अगर ये चीजें आ रही हैं, ये वाले वर्ण, तो वो विसर्ग, विसर्ग की बात कर रहा हूं कि वो विसर्ग क्रमशः स या स में बदलेगा। ठीक, तो यहाँ पे ता है तो ता के ता, यहाँ पे जब ता होगा तो विसर्ग किसमें चेंज होगा, स में। ठीक, तो हो जाएगा नी, फिर विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला सा आ जाएगा। ठीक, फिर तार, ये हो गया। ठीक, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दू चा की चा आ रहा है तो विसर्ग की जगह क्या आएगा, सा, तो ये वाला सा हो गया, दुश्चरित्र। ठीक, ऐसे ही अगला देख लेते हैं। अब आप कोशिश करिए, नी छा आया है तो विसर्ग की जगह सा होगा तो निश्चल। ऐसे ही अगला टा आया है तो विसर्ग की जगह ये वाला सा होगा, क्या होगा, धनु। फिर ये वाला सा लगेगा क्योंकि विसर्ग की जगह आएगा धनुष कार। ठीक है, आशा है आपको ये नियम बहुत अच्छे समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये नियम याद रखना है कि इनकी जगह पे नहीं होगा, विसर्ग की जगह पे होगा। यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि इन वर्णों की जगह पे ये वर्ण नहीं आएंगे, वो वर्ण विसर्ग की जगह आएंगे, जो कि मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है। अब हम लोग देखेंगे अगला नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लोग अगला नियम देखेंगे। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नियम को का खा पा फा का नियम कहते हैं। यानी कि का खा और पा फा विसर्ग संधि आप पढ़ रहे हैं तो आपको का खा पा फा से परिचित होना चाहिए। ये
आपको ये नियम बताता हूं, विसर्ग के बाद का खा पा फा रहने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक नियम ये है का खा पा फा का कि अगर विसर्ग के बाद का लगा है या खा या पा या फा ठीक रहने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातः, यहाँ पे ये विसर्ग हो गया और इसके बाद का आया है तो ये चेंज नहीं होगा, यानी कि विसर्ग चेंज नहीं होगा। क्या हो जाएगा, आप ऐसे ही प्रातः काल लिख देंगे। यहाँ पे पया यानी कि विसर्ग के बाद क्या आया है प, तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा पय पान ठीक। और अंतःकरण तो विसर्ग के बाद फिर का आ गया तो यहाँ पे क्या होगा अंतःकरण ठीक। चलिए ये नियम आप समझ गए होंगे, आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दे। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा नियम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करना है, हूबहू आपको वैसे ही उतार देना है। यदि विसर्ग के बाद का खा है या पा है या फा है ठीक, तो ये क्या हो जाएगा प्रातः काल। ये जुड़ गया है, दो वर्णों का मेल हो गया है, फिर भी ये ऐसे ही हूबहू हो जाएगा क्योंकि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है का खा पा फा। ये नियम बहुत फेमस है। यदि आप संधि पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि ये बहुत फेमस है और यहाँ से प्रश्न भी आता है। विसर्ग संधि में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है। ये क्या हो जाएगा पया पान ठीक, और ये अंतःकरण। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ये बस जुड़ के ऐसे ही हो जाएंगे, यानी कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला नियम देखेंगे इसी से रिलेटेड। यदि विसर्ग से पहले, यहाँ पे नई कहानी बता दी गई है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में क ख पा फा, ये वर्ण जो इस नियम में वर्ण है वही नियम इस नियम में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग स आधा स में बदल जाता है। यानी कि अब आपको सावधान रहना है, एग्जामिनर आपको यहीं से फंसाता है। आपके दो नियम है और लोग क्या करते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं वो दोनों नियम एक साथ नहीं रखते हैं। वो ये नियम बताएंगे, उसके बाद कोई और नियम बताएंगे, फिर लास्ट में ये वाला नियम भी बता देंगे, आप भी डाउट में हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, दोनों नियमों को एक साथ आपके सामने रखा है जहां से आपको डिफरेंस पता चले। ऐसे ही मैंने व्यंजन संधि में किया है, ऐसे ही स्वर संधि में किया है कि चीजों को मैंने कंपेयर करके बताया। स्वर संधि में मैंने पांचों संधियों के नियम आपको कंपेयर करके बताए हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप यकीन मानिए आप एक ही वीडियो देखेंगे, आपको स्वर संधि एकदम बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस नियम में कह रहा है यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में का खा पा फा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग स में बदल जाता है ठीक। यहाँ पे विसर्ग से पहले ई आ रही, इन सब में ई आ रही है और उसके बाद का आ रहा है और पा आ रहा है और फा आ रहा है ठीक। मैंने 3 तरीके के उदाहरण लिए हैं, इसमें जो बचे हैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आधा स में बदल जाएगा यदि विसर्ग में ठीक। ये विसर्ग हो गया, ये हो गया विसर्ग। इससे पहले अगर ई आ जाए या ऊ आ जाए और का खा पा फा में से कुछ आएगा तो क्या होगा, ये विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग बदलेगा किसमें, आधा सा में। समझ गए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले छोटी ई आई है, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई आई है इसलिए विसर्ग किसमें बदलेगा, आधा सा में। तो क्या होगा निष्कर्म। ऐसे ही अगला क्या होगा, विसर्ग की जगह क्या आएगा, निष्काम हो जाएगा ठीक। यहाँ पे निष्पाप। अगर आपका री लिए होंगे क्या होगा, निष्फल होगा ठीक। तो आपको ये दोनों नियम एक ही जगह पे समझाने की कोशिश की गई है, आपको जिससे अंतर पर पता चले। पहले नियम में क्या है कि यदि विसर्ग आए का खा पा फा है तो विसर्ग हूबहू वैसे ही हो जाता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर ई या ऊ आ जाएगा विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद का खा पा फा आएगा तो फिर वहां पे आधे सा में यानी कि हलन के साथ सा में क्या होगा, चेंज हो जाएगा विसर्ग। और यहाँ पे विसर्ग संधि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे विसर्ग बदल रहा है, ना कि
दूसरे शब्द का पहला वर्ण बदल रहा है। स्वर संधि की तरह यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पे विसर्ग बदल रहा है। अभी तक जितने नियम आपने सीखे वहां पे विसर्ग ही बदल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला नियम। दोस्तों अगला नियम देख लेते हैं, छठा नियम। ये इसमें विसर्ग र में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। और ये वाला नियम परीक्षा में कई बार पूछा गया है। एसआई के एग्जाम में जो 2017 में हुए थे, मैंने देखा क्लास लेने से पहले मैंने देखा कि एसआई के एग्जाम में विसर्ग संधि में यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ये नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत अच्छे समझना है। विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, ठीक, ये हो गई विसर्ग। यहाँ पे आ या आ, ये दोनों छोड़कर, ये दोनों नहीं होने चाहिए। और कोई भी स्वर आए, अन्य कोई भी स्वर आए, यानी कि स्वर 11 होते हैं, 11 में से कोई भी आए, लेकिन ये दोनों नहीं आने चाहिए। क्या? आ को छोड़कर, ये स्वर हो गया। स्वर में आ को छोड़ दीजिए, कोई भी स्वर आएगा विसर्ग के पहले, और बाद में भी कोई स्वर आए तो विसर्ग र में बदल जाता है। यहाँ पे कोई भी स्वर आए, अब यहाँ पे आ भी आ सकता है, ई भी आ सकती है, उ भी आ सकता है, री भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ए आए भी आ सकता है। तो समझ रहे हैं आप, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर, लेकिन विसर्ग के पहले स्वर आए लेकिन आ ना आए। शर्त ये है, इस नियम की मात्र एक शर्त है, वो है कि विसर्ग के पहले स्वर आना चाहिए लेकिन आ नहीं आना चाहिए, और विसर्ग के बाद भी स्वर आना चाहिए। यहाँ पे इस वाले स्वर में कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन इस वाले स्वर में कोई भी स्वर नहीं आ सकता, और सारे स्वर आएंगे लेकिन आ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये विसर्ग किसमें बदलेगा? ये विसर्ग बदल जाएगा रा में। आपको मैंने नियम समझा दिया है, अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो विसर्ग र में बदल जाता है, ये बात आप नोटिस रखिएगा, क्योंकि यहां भी विसर्ग ही बदल रहा है। तो निधन आशा, निधन आशा, यहाँ पे विसर्ग के पहले ई आया है, ना कि आ आया है। तो हमें आ छोड़ के कोई भी स्वर आएगा विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए। यहाँ पे आ आया है स्वर, यहाँ पे ई आया है, यहाँ पे उ आया है, यहाँ पे आ आया है। ठीक, और यहाँ पे विसर्ग के पहले सब में क्या आया है? ई आया है। तो आपका नियम क्लियर हो गया। नी धनासा, तो ये क्या हो जाएगा? नी धनाधारा आशा। तो हम लोग इसको, ये आधे रा में बड़ा आ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? निराशा। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखता हूं, ऐसे मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि में भी आपको समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या बनता है, कैसे बनता है। तो यहाँ पे विसर्ग की जगह आधा रा कर देंगे और आशा ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, समझ गए आप? फिर ये बड़ा आ इस आधे रा में जुड़ जाएगा, जब जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? निराशा। अगला देख लेते हैं, नी धन ई, तो नी ऐसे ही आएगा, विसर्ग की जगह क्या आएगा? रा, और क्या होगा? ई। ठीक, तो ये बड़ी ई रा में मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगा? निरी। ऐसे ही अगला देखेंगे, नी धन उपाय, तो नी तो ऐसे ही होगा। ठीक, और विसर्ग की जगह क्या आएगा? आधा रा, और उपाय ऐसे ही लिखेंगे आप। तो जब उ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? निरूपाय। समझ रहे हैं आप? ये उ आधे रा से मिल गया, जब कोई स्वर मिल जाता है तो व्यंजन का रूप बदल जाता है। ऐसे ही निधन अर्थक, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आधा रा रहेगा और अर्थक आप ऐसे ही लिखेंगे। तो अब आप समझ गए हैं, ये इसमें जुड़ जाएगा, क्या होगा? निरर्थक। ठीक, यहाँ पे छोटा आ है इसलिए रा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे बड़ा आ था इसलिए रा में मात्रा लग गई। समझ गए आप? तो ये वाला नियम मैंने आपको समझा दिया, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया कि स्वर के पहले, यानी कि विसर्ग के पहले अगर स्वर आए और स्वर में क्या ना आए? आ ना आए, और स्वर के और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पे विसर्ग र में बदल जाता है। आपको बस इतना याद रखना है। अगला नियम देख लेते हैं, फिर उसके बाद विसर्ग की क्लास खत्म होती है। दोस्तों हम लोग देखेंगे विसर्ग का अंतिम नियम। यदि विसर्ग के पहले आ आए और बाद में या रा लावा हा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक, अब हम आपको इस नियम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विसर्ग के पहले क्या आएगा? ये हो गया आपका
ये मान लीजिए आप ऐसे संधि बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया विसर्ग। ठीक, धन के पहले विसर्ग, यानी कि विसर्ग के पहले क्या है, आ। ठीक है, विसर्ग के पहले आ गया, और बाद में क्या है, या, रा, ला, वा, हा। ये 5 वर्ण अगर विसर्ग के पहले आ आएगा और विसर्ग के बाद या, रा, ला, वा, हा, ये 5 वर्ण आएंगे, तो फिर विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग लोप हो जाएगा यानी कि गायब हो जाएगा, और विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, ओ। ठीक, विसर्ग का लोप होगा यहाँ पे, और विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, ओ। ये नियम आपको याद रखना है कि आ के साथ विसर्ग के पहले आएगा और बाद में या, रा, ला, वा, हा आएगा, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग की जगह क्या बचेगा, ओ। इसे आप समझ गए होंगे। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ये बहुत प्रचलित उदाहरण है और ये मैंने यहाँ पे परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण लिए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, विसर्ग के पहले क्या आया है, ना। मन, मन में, ना में मैंने आपको व्यंजन संधि में बहुत अच्छे समझाया था कि अगर ये पूरा ना लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, आ जुड़ा है इसके साथ, आ साइलेंट है, ना, तो आपको ना सुनाई दे रहा है। अगर ये ना लिखा होता तो इसे कहते प्योर व्यंजन। इसमें स्वर समाहित है, यानी कि ये स्वर सहित है और इसमें स्वर नहीं है, तो इसमें क्या छिपा, अगर इसमें आ जोड़ देंगे तब ये बनेगा ना। ठीक, तो आ, यहाँ पे ना में आ है, यानी कि विसर्ग के पहले आ है, और वा विसर्ग के बाद क्या है, वा, रा, हा, रा, वा, रा, हा, रा। तो विसर्ग के बाद अगर ये वर्ण आए और विसर्ग के पहले आ आए तब क्या होगा, तब वो ओ में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग की जगह क्या होगा, मनोविकार। समझ रहे हैं आप कि विसर्ग की जगह ओ आ गया, अब वो ओ ना के ऊपर चढ़ गया तो क्या होगा, यानी कि ना के साथ उसका मेल हो गया तो हो गया मनोविकार। यहाँ पे मना धन रथ, तो ये हो जाएगा मनोरथ। अगला देखेंगे पुरधनित, तो ये र यानी कि विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा, तो क्या होगा, पुरोहित हो जाएगा। ऐसे ही अगला देखेंगे मनोरम। तो आशा है आप विसर्ग संधि को बहुत अच्छे से समझे हैं, आपको रटना नहीं पड़ा है। आप ये नियम आपको मैं क्लास नोट्स दूंगा, संधि का पूरा क्लास नोट्स मैं आपको दूंगा, वहां पे अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं उसको भी डालूंगा। यानी कि अगर आप इसके बाद क्लास नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको संधि से आप ये मान के चलिए कि आपके पूरे नंबर कंफर्म हो जाते हैं। ये क्लास देखने के बाद और क्लास नोट्स पढ़ने के बाद आप क्लास नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके क्लास नोट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन पे मैं हर क्लास के बाद में टेलीग्राम लिंक दे देता हूं, जिसके माध्यम से आप हमारी क्लास नोट्स और कुछ महत्वपूर्ण चीजें, चाहे वो कोई प्रीवियस ईयर पेपर हो, मैं अभी टीटी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, इन सबके प्रीवियस ईयर पेपर भी अपने ग्रुप में डालने वाला हूं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी जाएंगी और क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपके लिए ये क्लास कैसी लग रही है आप हमें ये भी बताइएगा। हिंदी की क्लासें आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि हैं। मैं इनको अमल करूंगा, इनमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। आप हमें कोई राय दे सकते हैं, आप ग्रुप में कोई बात बता सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जरूर बताइएगा कि क्लासें कैसे लग रही हैं, और चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक, और कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, आप लोग पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई ही आपका परम धर्म है। पढ़ाई के अलावा आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करिए। इधर उधर आपको माइंड लगाने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और इस समय जो पढ़ रहा है वही सिलेक्ट होगा। इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद।